मेरा नाम प्रतिज्ञा है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव में एक बड़ा ही अजीब सा रिवाज था। अगर लड़की शादी के 5 महीने बाद तक प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मेरी भाभी को भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी भाभी से ये राज पूछा तो भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, बल्कि उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो रोते हुए कहने लगी, तुम अभी छोटी हो इसीलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और रोते हुए बताने लगी कि भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म न करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भाभी की बात सुनते ही डर गई थी, लेकिन जब 6 साल के बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा नाम प्रतिज्ञा है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली में प्यार से कम्मो बुलाया जाता था। किसी ने भी कभी मुझे प्रतिज्ञा नाम से नहीं बुलाया था। ये नाम मेरी दादी ने रखा था। मेरी दादी मुझे प्यार से कम्मो बुलाया करती थी। उसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कम्मो कहकर पुकारते थे। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरे पिता की अपनी एक लॉन्ड्री की दुकान थी। हम गांव में रहते थे, फिर भी वहां पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो धोबी से कपड़े धुलवाया करते थे। ये कह लो कि मेरे पिताजी धोबी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे आइडिया हुआ कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनका दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी के बारे में पहले ही सोच विचार कर लिए जाते थे। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती थी तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी और शादी भी अपने ही गांव में की जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की होती तो उसकी शादी हमारे गांव के ही लड़के के साथ की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के पेरेंट्स के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेकर भी हमारे गांव में भेज दिया था और वो लड़का कहता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इस लड़की के साथ कर दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहाँ शादी हो गई तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़का काफ़ी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने लड़के को अपने घर के कमरे में ही बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वो लड़का काफ़ी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मैं उस टाइम छोटी थी, इसीलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी और ना ही अपने गांव के इन रस्मों रिवाज के बारे में कुछ आगाह थी। मैं बस 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिया। मैं 4th क्लास तक भी बड़ी जिद से पढ़ी थी। मेरे परिवार वाले तो मेरा स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की और जिद करती तो मेरे पिताजी कहते कि बस यहीं तक बहुत है, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। मैं बहुत रोई थी और बहुत तड़पी थी, मगर मेरे पिता पर कोई असर नहीं पड़ा था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस दी कि सब गांव वाले हमारे गांव के फेमस तांत्रिक बाबा को बहुत मानते हैं। तुम तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करवाओगी तो तुम्हारे पिता ज़रूर मान जाएंगे। ऐसे ही एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं पर गए हुए थे और मैंने आज से पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। बस इतना जानती थी कि वही पूरे गांव और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग उनकी ही बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे पिता से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने की भी परमिशन मिल जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे ही मैं इस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से ही आवाज़ लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी कि इतनी कड़ी धूप में तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ।
कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए एक टीचर मिल गई थी। उनका नाम अवंतिका था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते थे तो मैं अवंतिका मैम से पढ़ने के लिए आ जाती थी, और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियाँ दी थीं। अवंतिका मैम को देखकर लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। अपने घर में शायद वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि मैंने उनके घर में उनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। अवंतिका मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की और लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट होते थे। गांव की सारी औरतें पुरानी साड़ियाँ पहनती थीं, लेकिन अवंतिका मैम अच्छे अच्छे से सूट पहना करती थी। वो बोलती थी तो मेरा मन करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊं। उनके बोलने का स्टाइल और उनका गेटअप मुझे बहुत पसंद था। पूरे 6 साल मैं अवंतिका मैम के पास चोरी चुपके पढ़ने के लिए जाती रही। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी होता तो मैं अपनी फ्रेंड के घर का कहकर अवंतिका मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती थी। अवंतिका मैम ने मेरा 9th और 10th का एग्ज़ाम भी दिलवा दिए थे। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। अवंतिका मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर्स भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, लेकिन मेरी वजह से वो खामोश रही। उन्होंने इस बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, कि तुम्हारे पिता और दोनों भाइयों ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसीलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारी में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में अवंतिका मैम को भी बुलाया जाए। ये बात सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम उस अवंतिका को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ संबंध खत्म कर रखे हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने तांत्रिक बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। ये तांत्रिक बाबा वही था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और उसका बहुत सम्मान किया करते थे। तांत्रिक बाबा को ही गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीबोगरीब रस्म और रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद तक प्रेग्नेंट नहीं होती, उसे तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अवंतिका मैम बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट थीं। वो पढ़ी लिखी भी थीं, इसलिए शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे परिवार वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए थे और उनको उस घर में बंद कर दिया था। ये सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर पर आ गई थी। वो हमारे गांव में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी घर में आते ही मेरी दोस्त बन गई थी। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वो सारा दिन भगवान की पूजा में ही गुजार दिया करती थी। मैं उनसे पूछती तो वो कहती कि प्रार्थना किया करो भगवान से, मुझे जल्द से जल्द औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने ही मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा कि आप उदास क्यों हो रही हो, आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वो आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दें, उसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाओ। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती, बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया
कि तुम अपनी बहू को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलो। भाभी बहुत डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को अब 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने के लिए आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि जब भाभी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटी तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर ये तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर भाभी घबरा गई थी और बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद रोते हुए भाभी तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझसे गले मिलते हुए गई थी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, न जाने भाभी इतना क्यों डर रही है। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी के यहाँ पर बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर अवंतिका मैम से शिक्षा हासिल न की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो गई होती। अवंतिका मैम की दी हुई शिक्षा मुझे अच्छी तरह से याद थी कि संतान देना और ना देना सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो फिर ये बाबा क्या करता था? भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर गए थे। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एक दिन मैं चोरी चुपके घर से निकल गई थी ताकि जाकर भाभी का हालचाल मालूम कर सकूं। वो तांत्रिक बाबा गांव के सबसे आखिरी कोने पर रहता था। मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से चली गई थी। वो एक बड़ी सी कोठरी थी जिसके आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उन कमरों में काफ़ी सारी औरतें मौजूद थीं। मैं हर कमरे की खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 कमरों के बाद एक कमरा आया था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहीं से मुझे भाभी नजर आ गई थी। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज़ दी तो भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान सी नज़र आ रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर पर लेकर आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़े हुए थे और वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है? मेरी माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहने पर अफसोस से सर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई थी जब 1 महीना गुजर गया था और उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट हैं। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। वो सारे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। ये सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर हुआ था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, इस सब का क्या राज है? ऐसा क्या हो गया? आखिर वो तांत्रिक बाबा औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है कि औरतें इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं? और आप भी प्रेग्नेंट हो गई हो, ऐसा कैसे हुआ? बताओ ना भाभी, वहाँ उसकी कोठरी में आपके साथ क्या हुआ? मेरी ये बात सुनकर भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मुझसे ये सब मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा कि तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि इस रिवाज ने मुझ समेत कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म न करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी कि आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदास ही देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया था। भाभी की बेटी देखने में बिल्कुल भाभी पर ही गई थी।
लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि संतान के लिए मन्नतें और प्रार्थना करने वाली भाभी की जब अपनी संतान हो गई थी तो वो उसे देखती तक नहीं थी। लगता ही नहीं था कि वो उनकी अपनी बेटी है। वो तो उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती थी। मेरी माँ ही उसे संभाली फिरती थी। मैं कई बार भाभी को कहती कि अपनी बेटी का ध्यान रखा करो, आपकी बेटी को हम क्यों संभालें, हमसे ज़्यादा ये आपकी बेटी है। मगर वो शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, उसे वही उस कोठरी पर ही छोड़ आओ, मैं क्यों उसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों मगर मुझे यही लगता था कि जब से भाभी उस तांत्रिक बाबा के पास गई हैं तब से ही वो बहुत अजीब सी हो गई हैं। मुझे भाभी की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी और वो अब तो बिल्कुल ही अपने होशो हवास खोने लगी थी। माँ रोज़ परेशान होकर यही कहती थी कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने ये बात हुई कि उन्हें दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा, ये बात सुनकर वो बुरी तरह से डर गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ बड़े गर्व के साथ लोगों से कहती कि देखा, बस तांत्रिक बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई, इससे बढ़कर उनके चमत्कार का सबूत और क्या होगा। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने एक दो बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, तांत्रिक बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया? मगर वो हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि भगवान न करे मुझे उसके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए थे और इसी दौरान मेरी एक बहुत पक्की फ्रेंड की भी शादी हो गई थी। वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर वो जब वापस आई तो बहुत खुशहाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि उस पर तंत्र मंत्र पढ़ फूंक कर उसका इलाज किया गया और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर उसने 5 दिन गुजारे थे। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्दी ही मेरी शादी भी कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था और मेरी ससुराल में भी सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजरे, हर तरफ से आवाज़ आने लगी कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, ये प्रेग्नेंट कब होगी। कोई औरत हमारे घर में आकर कहती कि अगर तुम्हारी बहू 5 महीनों तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपनी अवंतिका मैम के पास चली गई थी और उनको सारी बात बताकर उनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करना, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपनी ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं ये राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसे तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुल जाएगा और जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूँगी। अवंतिका मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहाँ जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अवंतिका मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी? मैंने उनसे कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास ज़रूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा की कोठरी पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिल गई थी और वो इशारे से मुझे मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ। मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चलती हुई कश्मकश और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे बाहर जाने का कोई डर खौफ भी नहीं था। मैंने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा, हैरत की वजह से मेरे कदम जकड़कर रह गए थे। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था।
यहाँ पर सारी औरतें गीता का पाठ पढ़ती हुई नजर आ रही थीं। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। मैंने उनका सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई थी। उसके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था और वो आंखें बंद करके बैठा था। उसके पास लोग जाते और वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। भाभी तो कुछ और कहा करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी सास मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर एक कमरे के अंदर छोड़ गई थी। ये कमरा छोटा सा और सिंपल था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी और जगह जगह मोमबत्ती भी लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा कि यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र फूंककर ही औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन तक लगातार यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गई थी। रात के टाइम पर मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उनके पास ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाए। यही सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब आने लगा जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ था। वो तो और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि तांत्रिक बाबा ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वो कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर न जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। मुझे ये सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वो तांत्रिक बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे पति को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मेरे ही कमरे में बने हुए मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर रात हुई तो फिर से मेरा पति मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ का सारा माहौल देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे पति ने इतने ढेर सारे पैसे उस तांत्रिक बाबा को क्यों दिए। कहीं ये इस बाबा की फीस थी या कुछ और। तो मेरा पति कहने लगा कि अरे पागल, तांत्रिक बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन ये मैंने अपनी खुशी से उनको दे दिए। ये रकम को हमसे ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे ना, ये सब अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दिए जाते हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में तांत्रिक बाबा का नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था। मुझे वहाँ पर पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकने भी आते थे, लेकिन वो मुझे नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा हो, जबकि मैंने देखा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन वहाँ पर रहकर आ गई थी। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं भी बहुत जल्द उनको प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दूंगी, मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी के पाप कुछ ज़्यादा ही हैं, जो तांत्रिक बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने माता पिता के घर चली गई थी। वहाँ पर भाभी भी मौजूद थी और अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने भाभी से गुस्से में कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जाता
जिसको बता बताकर आप इतना रो रही थीं। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी से करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? और बाकी की लड़कियाँ वहाँ जाने के बाद प्रेग्नेंट क्यों हो गईं? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास ही गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैं चुप रही। भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गांव में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि इसी तांत्रिक बाबा के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी ही बातों पर यकीन किया था और वहां पर चली गई थी ताकि वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं इसका सच सारे गांव वालों के सामने ला सकूं। लेकिन मुझे तो वहां कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी कि अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चली जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो फिर भी ये सारे गांव वाले तुम्हें दोबारा वहां भेजने पर तुम्हें मजबूर कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी ये सारी बातें लिखकर रख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर बहुत डर गई थी और अपने घर मतलब अपने ससुराल को वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार तो वही हुआ था जैसा भाभी ने कहा था। रोज अलग अलग तरह की 2 औरतें हमारे घर पर आ जाती थीं और मेरी सास से वही सब कुछ कहती जो मुझे भाभी ने बताया था। वो कहती कि बहू को दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ, इसके पापों का पश्चाताप करवाओगी तभी जाकर तुम दादी बनोगी। रोज हमारे घर में कोई ना कोई नई औरत आती और मेरी सास को पट्टियां पढ़ाती थी। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में भाभी मुझे पहले ही बता चुकी थी। मैं इन सारे हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि अब मेरी सास के तेवर भी बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित होती चली आ रही थीं। मैं और मेरे पति वहाँ पर गए तो तांत्रिक बाबा हमसे कहने लगा, तुम्हारे पति के पाप तो बहुत कम हैं, लेकिन तुम्हारे पाप ज़्यादा हैं जिनका पश्चाताप करना होगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के आगे रो रो कर अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें पूरे लगातार 3 दिन और 3 रातों तक कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना ही करनी है। मैंने कहा, ठीक है, इसमें मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं, इस बार तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा और न ही कमरे में रुकेगा। ये बात सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। भाभी की कही गई हर बात सच साबित हो रही थी। ना जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी वो सच था या जो मैं अब देख रही थी वो सच था। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नजर आ रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे में चली गई जहाँ पर मुझे तांत्रिक बाबा ने जाने के लिए कहा था। मैं दोबारा वहीं पर आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी और एक बार फिर से मैं उसी कमरे में आ गई थी क्योंकि हालात भी ऐसे ही हो गए थे। क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ पर आ गई थी और फिर मुझे सच का भी तो पता लगाना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तांत्रिक बाबा भी कमरे में आ गया था। मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डर कर पीछे हट गई और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे? तांत्रिक बाबा कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम ज़रूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथ में खिला सकोगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दरिंदा था। इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वो कहने लगा, इस तरह से तो तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। रोज़ लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी?
उसने मुझे इतने बुरे तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं बचा था कि मैं उसकी बात मानने के बारे में सोचूं। वो खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा, यकीनन तुम्हारे पास जो औरतें आती होंगी तुम उनके साथ भी यही सब कुछ करते होगे और उसे इसी तरह से ब्लैकमेल करते होगे, इसलिए वो बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने की खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होंगी। वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, ऐसा ही है। जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वो ज़्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, ज़माने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ पर बच्चा पैदा ना हो तो उनका तलाक हो जाएगा। इसी डर से वो मेरे पास आती हैं और मेरे बच्चों की माँ बनकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा लेती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम गांव वालों को धोखा देते हुए ये रस्म रिवाज के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो हंसने लगा और कहने लगा, इस रिवाज की शुरुआत मेरे पिता ने की थी। वो अच्छी खासी कमाई करते थे और इलाज के नाम पर अय्याशी भी कर लिया करते थे। ये गांव वाले बहुत मासूम लोग हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। ये लोग तो पहले से ही बेवकूफ़ हैं। अपनी बहन बेटियों और पत्नियों को गैर मर्द के हवाले छोड़ जाते हैं। मैं उस आदमी की बातें सुनकर शॉक्ड रह गई थी। उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी जो हैरान कर देने वाली थी। वो आदमी जिसे सारे गांव वाले अपना सब कुछ मानते थे, वो इतना घटिया हो सकता है, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं आई थी तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग था। तब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? यही सवाल जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, मैंने पूरे गांव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई हैं, जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती है और दूसरा वो जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती थी जिनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते थे। उन लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में ये बात बैठाती थी कि वो उनको मेरे पास लेकर आ जाएं। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला कि तुम इस नियत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी के होली को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर खुद मजबूर हो जाओ। और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा से आना ही पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो? वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत बुरा पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुम शायद इन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। ये बात तो वो सच में बिल्कुल ठीक कह रहा था। ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। वो बहुत खुश हुआ कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दों को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाजी इस तरह से भी पलटी जा सकती है और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती थी। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सबको एक साथ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। मैं जब यहाँ पर 5 दिन रहकर गई थी तो सब लोगों ने मुझसे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस टाइम तो मैं इस आदमी की हकीकत नहीं जानती थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सब कुछ बता दिया था। अगर मैं सबको सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतज़ाम किया कि इस आदमी की सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ झूठ का पर्दा और अंधविश्वास की पट्टी भी खुल गई थी, जो काफ़ी सालों से बंधी हुई थी। ये कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ 2-2 लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 1-2 बूढ़े थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थीं। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राज़ी किया था,
क्योंकि ये लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं अगर खुद बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं इस आदमी के मुंह से बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी। मैंने इससे इस ढंग से बात की थी कि ये अपने गुनाह खुद अपने मुंह से निकाल दे। इस आदमी ने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से कह दी थी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। मेरे पति ने आगे बढ़कर तांत्रिक बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। औरतों ने भी उन औरतों को पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैलाती थीं। मैंने ये सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। अवंतिका मैम ने जब ये बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वो कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उस टाइम वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि इस तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वो इस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उसे कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा, सबको असली बात पता चल गई, लेकिन इस सारे शुक्रिया की हकदार मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियों और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। तांत्रिक बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।